नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। विश्व पटल पर इस वक्त की हकीकत यह है कि कुछ देश दुनिया को युद्ध में झोंक रहे हैं तो कोई देश दुनिया को हथियार बेच रहे हैं। कोई बड़ा देश दुनिया को कर्ज बेच रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकी भेज रहा है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो सवाल है कि उस समय भारत क्या कर रहा है। तो भविष्य के पैमाने पर इतिहास की किताबें जब पढ़ी जाएंगी तो यह समझ में आएगा कि उस वक्त भारत दुनिया को एक परिवार की तरह एक साथ लेकर आगे चल रहा था। भारत वसुदैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति को लेकर दुनिया के विकास की बात कर रहा था। G20 की हालिया समिट इसका सबसे सटीक उदाहरण है। समिट खत्म हो चुकी है लेकिन इसकी छाप अमिट है। G20 समिट में दुनिया ने देखा कि भारत कैसे किसी अभिभावक की तरह अपने परिवार को आगे की राह दिखा रहा है। बीते दिनों जब दुनिया की महाशक्तियां मेहमान के तौर पर G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत की धरती पर आई तो जाते वक्त उनकी भाव भंगिमा पर आपने गौर किया होगा। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आते वक्त जो देश सिर्फ मेहमान थे, जाते वक्त वो भारत के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। इन तस्वीरों का महत्व बड़ा है और ऐसे में आपको ये तस्वीरें एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर देख लेनी चाहिए। आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें भारत की ताकत दिखाने के लिए काफी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र के सबसे बड़े चैंपियन हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी और शांति के सबसे बड़े दूत भी हैं। बदलते वक्त के साथ साथ दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। दुनिया में भारत की पहचान बदल चुकी है। नए भारत को दुनिया सलाम कर रही है। तो भारत भी निरंतर बदलावों से गुजर रहा है और इसी बीच एक बड़ा बदलाव आया है भारत की बदलती आर्थिक तस्वीर में। भारत की ग्रोथ रेट ने जहां पर सबको चौंकाया हुआ है तो भारत के अंदर सरकारी योजनाओं के वजह से लोगों के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आया है। आज की तारीख में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं पैसों को अपने रसोई घर में छिपाकर नहीं रखती, बल्कि बैंकों में जो उनके जनधन खाते खुले हुए हैं आज वहां पर वो पैसा जमा करती है। आज की तारीख में कोई ग्रामीण खुद को शहर से दूर नहीं पाता, बल्कि गांव-गांव जब शहर से जुड़ चुके हैं। और इस हकीकत को आंकड़ों की शक्ल में आपके सामने रखने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आपके लिए लेकर आए हैं द इंडिया स्टोरी। और आज हम आपको दिखाएंगे वो स्टोरी जो भारत के भविष्य की है, स्वर्णिम कहानी को आकार दे रही है। वो निवेश जो कल के भारत का निर्माण कर रहा है। आज इसी पर बात होगी इंडिया स्टोरी। देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। FY21 was 81.72 billion US dollars. तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। कहते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी जब तक सही सलामत है तब तक वो शरीर सही से काम करता रहेगा। यही बात देश पर भी लागू होती है। बीते एक दशक में देश ने बड़े बड़े बदलावों को जिया।
देश में कई बड़े फैसले लिए गए जिनका सीधा संबंध सियासत, समाज और सिस्टम से रहा है। इसी बीच कुछ ऐसे बदलाव भी आए हैं जिनका संबंध आपकी और हमारी जेब से रहा है। जब हम किसी जेब की बात करते हैं तो इसमें कमाई से लेकर बचत तक सभी चीजें शामिल हो जाती हैं। कमाई और बचत के बीच एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है निवेश। कमाई और बचत का संबंध निवेश से भी है। निवेश, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसका मतलब है एक वस्तु, संपत्ति, उत्पाद या कोई अन्य संपत्ति है जिसे भविष्य में आय उत्पन्न करने के लिए खरीदा या फिर उपयोग किया जाता है। एक निवेश किसी भी प्रकार की खरीद हो सकती है, जैसे कि स्टॉक, संपत्ति, व्यवसाय। निवेशित संपत्ति का वर्तमान में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य की संपत्ति बनाने के लिए इसको सुरक्षित रखा जाता है, इसको सेफ रखा जाता है। देश में बीते एक दशक में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वो ये दिखाता है कि देश का भविष्य सुरक्षित दिशा में जा रहा है। एक घर की बात हो या फिर पूरे देश की बात हो, यह निवेश हर जगह देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था तरक्की के पथ पर लगातार तेजी के साथ दौड़ रही है और इस तरक्की का पैमाना तो नहीं, लेकिन आईना शेयर बाजार को माना जा सकता है। शेयर बाजार में आई तेजी अक्सर इकोनॉमी की मजबूत बुनियाद का संकेत होती है, यानी कि मजबूत आर्थिक बुनियाद का आईना माने जाने वाले शेयर मार्केट में लोगों की दिलचस्पी बीते कुछ वक्त से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका आपको उदाहरण दे देती हूं। मिसाल यह है कि देश में तेजी से खुलते हुए डीमैट अकाउंट्स, यानी कि जिस खाते के जरिए शेयर बाजार में निवेश करना मुमकिन हो सकता है। सक्रिय डीमैट खातों की संख्या पहली बार जून में 12 करोड़ के पार निकल गई है। लेकिन यह नंबर कैसे वाकई में महत्वपूर्ण और बड़ा है, इसको समझने के लिए इसकी तुलना प्री कोविड साल से हमको करनी होगी। कोरोना के पहले तक देश में केवल 4.9 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, लेकिन जिस तरीके से 2020 की शुरुआत से लेकर अक्टूबर 2021 तक भारतीय शेयर बाजार ने दुनिया भर के शेयर मार्केट्स के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए लोगों का भरोसा इस बाजार पर बहुत ज्यादा बढ़ा है। आपको शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जरूर याद होंगे। उन्होंने साल 2020 में कहा था कि एक दशक में सेंसेक्स 3 गुना बढ़ सकता है, यानी कि इंटू 3। डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ पहुंचेगी तो सेंसेक्स 65,000 होगा, और यह बात एक साल बाद सच साबित हुई है। सिर्फ शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले झुनझुनवाला ही नहीं, बल्कि सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी साल जब वो बजट पेश कर रही थी, तो शेयर मार्केट को लेकर उन्होंने जिन संभावनाओं का जिक्र किया था, जिस मजबूती का जिक्र किया था, आपको वो भी सुनवा देते हैं। I'd like to say that in the 7 years and 9 months of Prime Minister Modi's government till December 2021, the FDI inflows into India has been $500.5 billion, and that is about 65% higher than the FDI inflows during the entire 10-year regime of the UPA. शेयर बाजार के साथ साथ लोगों का भरोसा देश के बैंकिंग सिस्टम में भी बढ़ा है। आपको साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया वो संबोधन जरूर याद होगा, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि आज देश के हर एक गांव में 5 किलोमीटर पर बैंक शाखा या फिर बैंकिंग प्रतिनिधि की सुविधा है, और वित्तीय समावेश या कर्ज तक सुगम पहुंच का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिल रहा है। देखिए, गरीब मध्यम वर्ग बरसों तक बैंकिंग प्रणाली से दूर होने की इस परेशानी से जूझते रहे हैं, लेकिन जमा बीमा सुधार लागू करने से खाता धारकों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति भरोसा बढ़ा है। संसद ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी नियम संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया था, और इसके तहत किसी बैंक पर रिजर्व बैंक की रोक के बाद 90 दिन के अंदर जमाकर्ताओं को उनकी जमा में से 5 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाता है, और इसी संशोधन से लोगों का बैंक पर भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते महीने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि लोगों का भरोसा अब बैंक्स पर बढ़ चुका है। साथियों, सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया,
उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। शेयर बाजार, बैंकों पर भरोसा और इसके साथ एक और फैक्टर है जिसके चलते हमारे देश का ग्रोथ इंजन तेजी के साथ भाग रहा है, वो है एफडीआई। भारत में साल 2022 में एफडीआई 10% बढ़कर 49 अरब डॉलर हुआ है और इसकी बदौलत भारत विश्व में नई परियोजनाओं की घोषणा करने वाला तीसरा देश बन चुका है। भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और यह जानकारी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि एंकडाट की रिपोर्ट की तरफ से जारी की गई है। एंकडाट ने बताया कि 2020 में तेजी से गिरावट आई और फिर 2021 में स्थितियां जबरदस्त ढंग से बेहतर हुई। साल 2022 में वैश्विक एफडीआई 12% की गिरावट के साथ 1.3 लाख करोड़ डॉलर तक जा पहुंची है। आने वाले टाइम में भी इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो करेगी और आपको जो भी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने का उम्मीद है, क्योंकि आप अगर जीडीपी देखें हमारी जो 6-6.5% आरबीआई का बड़ा कंजर्वेटिव या आईएमएफ का बड़ा कंजर्वेटिव जो अप्रोच है वो भी यही है कि FY24 का अपना 6.5% जीडीपी रह सकता है, जो ग्लोबली किसी भी देश में नहीं है। अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई थी 2020-21 में, जो दुनिया में जो गिरावट आई थी, जो जीडीपी में संकुचन हुआ था वो था 3.1%। तब भारत की जीडीपी गिरी थी 6.6%। तो जब रिकवरी हुई तो जाहिर है उछाल ज़्यादा होना था। तो 7.8% जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान की फास्टेस्ट है दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में से, और जिस रफ्तार से हिंदुस्तान बढ़ रहा है आने वाले 2 से 3 साल में हिंदुस्तान 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया की जल्दी बन जाएगा आने वाले 2 से 3 साल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हर एक लाभ पहुंचाने की बात हमेशा करते हैं और इसका फायदा लोगों तक पहुंचा भी है। भारत निवेशकों के लिए आकर्षक कैसे है ये भी आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे व्यापार और राजनीतिक स्थिरता इससे मिलती है। बेहतर व्यापार राजनीतिक स्थिरता की वजह से भारत को निवेशकों के लिए एक स्टेबल डेस्टिनेशन माना जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा। भारत ने व्यापार परिस्थितियों को आसान बनाने के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना और एफडीआई को उदार बनाना शामिल रहा। इसके साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं, जैसे कि भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। सक्रिय विनियम, भारत ने संप्रभु निवेशकों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि कराधान, मुद्रा अस्थिरता और इसके साथ ही कानूनी विवादों से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। अनुकूल निवेश वातावरण यानी कि इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को बेहतर करना, भारत अपने खुलेपन और संप्रभु निवेशकों के साथ जुड़ने की इच्छा, सहयोग और निवेश के लिए अलग अलग मौकों को सामने रखने के लिए जाना जाता रहा है। भारतीय बाजार 3 साल से लगातार स्थिर रिटर्न दे रहा है, जबकि चीन में कभी कभार आने वाली तेजी हमेशा रिटर्न देने में विफल रही है। चीन में विदेशी निवेश मई 2021 में चरम पर था। अमेरिकी डॉलर के लिहाज से भारतीय बाजार सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है और अगर इसी अगस्त की मैं बात करूं, जहां दुनिया भर की इक्विटी में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है, तो भारतीय बाजार में महज 2.1% की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2020 के बाद मार्केट के रिटर्न्स पर अगर हम नजर डालें तो ये बहुत शानदार रहा है। जैसे कि दिसंबर 2020 के बाद मार्केट का रिटर्न कितना रहा है, अगर मैं भारत के बाजार यानी कि सेंसेक्स की बात करूं तो ये 14% अप गया है लोकल करेंसी में और डॉलर्स में 8.8% ये हाई रहा है। इसके अलावा CSI 300 यानी कि जो चीन का मार्केट है, ये वो डेटा है जो रिफ्लेक्ट करता है कि बाकी बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार कितना मुफीद है निवेश के लिहाज से। अगर चीन के मैं बाजार की बात करूं तो 8.3% ये डाउन गया है लोकल करेंसी के लिहाज से और 12% डॉलर्स के पर्सपेक्टिव में ये गिरा है। जापान का है ट्रॉपिक्स, वहां पर 12.8% का उछाल आया है और 1% की गिरावट आई है।
हैंग सेंग जो कि हांगकांग का मार्केट है 9.8% डाउन हुआ है लोकल करेंसी में, तो डॉलर के लिहाज से भी 10% की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही कॉस्पी जो कि दक्षिण कोरिया का मार्केट है, यहां 3% की गिरावट लोकल करेंसी में है और 9.9% की गिरावट डॉलर के लिहाज से है। इसके साथ ही टाइएक्स ये ताइवान का मार्केट है, यहां 8.4% ये अप गया है अपनी लोकल करेंसी में और 3.5% डॉलर्स में ये हायर गया है। इसके साथ ही S&P ASX 200 ये ऑस्ट्रेलिया का मार्केट है, 9.4% लोकल करेंसी में इसने राइज शो किया है और 3% डॉलर के लिहाज से ये ऊपर गया है। इसके साथ ही MSCI AP जो कि एशियाई देशों की कंपनी का इंडेक्स है, 4.7% वो लोकल करेंसी में डाउन गया है और 4.7% डॉलर के लिहाज से भी ये डाउन गया है। ये मार्केट के रिटर्न्स अलग अलग बताते हैं कि किस तरीके से किस में तेजी देखने को मिली और कहां पर गिरावट दर्ज की गई है। चीन के बाजार 50% तक गिरे तो भारत में ये 25% बढ़े हैं। मई 2021 में चीन में विदेशी निवेश अपने चरम पर था, तब वहां पर पिछले 12 महीनों में $300 बिलियन आए थे और इसीलिए 3 महीने पहले चीन का इंडेक्स अपने अधिकतम ऊंचाई पर जा पहुंचा था। भारत में भी उस समय निवेश चरम पर था, लेकिन इसकी रफ्तार चीन की रफ्तार का 10वां हिस्सा ही थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। तब से चीन के बाजार 50% तक गिरे हैं और भारत में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आईफोन प्रोडक्शन अब भारत में शिफ्ट हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। कई अन्य वैश्विक कंपनियां चीन से भारत का रुख कर रही हैं, यानी कि अपने बिजनेस मॉडल को चीन से उठाकर भारत में लेकर आ रही है। इससे साबित यह होता है कि भारत अपनी विशाल युवा आबादी का फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक अनुमान के मुताबिक 2020 से 2040 के बीच भारत में सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर चुके 4 करोड़ लोगों का वर्क फोर्स सबके सामने होगा, यानी कि जो काम करने के लिए तैयार होंगे। वहीं चीन और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इसी टाइम पीरियड में करीब 5 करोड़ लोग रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग श्रेणी में आ जाएंगे, रिटायरमेंट एज में आ जाएंगे। युवाओं की अधिक संख्या भारत के सामने बेरोजगारी की चुनौती को भी खड़ी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ ही ये देश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि हमें चुनौतियों के बीच में नए नए अवसर की तलाश करनी होगी। भारत के पास एक और एडवांटेज ये है कि इसकी इकोनॉमी चीन की तुलना में कंज्यूमर डिमांड से ज्यादा ड्राइव होती है। चीन की ग्रोथ प्रोफाइल अब विकसित देशों जैसी हो रही है, जहां पर आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी है। वहीं अगर आप भारत में निवेश की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 1 अप्रैल के बाद से 61,913 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.96 लाख करोड़ रुपए निकाले थे और भारतीय बाजार 2 साल से लगातार स्थिर रिटर्न्स दे रहा है, जबकि चीन में कभी कभार आने वाली तेजी हमेशा रिटर्न देने में विफल रही है। चीन में जो विदेशी निवेश है, यानी कि चीन में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो मई 2021 में अपने चरम पर था। निवेश कितना सफल होगा, इसके लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है और भारतीय अर्थव्यवस्था की इस साल की बोनी शानदार हुई है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जो आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट शानदार यानी कि 7.8% रही और कमाल की बात यह भी है कि हमारी विकास दर दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और केंद्र के सांख्यिकी मंत्रालय ने जो पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के कारण अप्रैल जून तिमाही में भारत की इकोनॉमी एक साल में सबसे तेज गति से बढ़ी है और इसका कारण है कि सरकार ने जो बुनियादी ढांचा है उस पर भरपूर खर्च किया है। वो कहते हैं कि जब नींव मजबूत होगी तो इमारत उतनी ही मजबूत खड़ी होगी और इसी आधार पर यह काम चल रहा है। लोगों के पास पैसा होने से बाजार में डिमांड मजबूत हुई है और सर्विस सेक्टर में लगातार उछाल आ रहा है। पहली तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र में यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 3.5% की दर से वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट 7.9% का रहा है।
बाजार के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो पहले से ही जो पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के जो मजबूत आंकड़े आए उसकी उम्मीद उनकी तरफ से जताई गई थी। हालांकि भारत की अपनी एजेंसीज और भी बेहतर रिजल्ट का अनुमान लगा रही हैं। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आरबीआई ये कहता है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही में 8%, दूसरी तिमाही में 6.5% और तीसरी तिमाही में 6% और फिर चौथी तिमाही में 5.7% रह सकती है। इसी तरीके से आरबीआई ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.5% की ग्रोथ रेट का अनुमान सामने रखा है। मोदी सरकार के बीते 9 सालों में हमारा देश, हमारा भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी और आज भारत की जीडीपी, जब हम और आप इंडिया स्टोरी में इसका जिक्र कर रहे हैं, तो 272 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मोदी सरकार में जो आम आदमी की कमाई है उसमें एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है, इजाफा हुआ है। 2014 से पहले आम आदमी की जो ईयरली इनकम थी उसका आप एवरेज ऐसे समझिएगा कि 80,000 रुपए से भी कम थी। अब मौजूदा वक्त में ये 1,70,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। ये हम एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं। 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 18.28 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 49.26 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें करीब 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। आसानी सी भाषा में आप ये समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर 9 सालों में हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो 19.05 लाख करोड़ से बढ़कर एक्सपोर्ट 36.20 लाख करोड़ हो चुका है। ये जो आंकड़े अभी मैंने आपके सामने रखे, इन आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि आखिर भारत की कहानी क्या कहती है। यानी जो आंकड़े हैं उनका फायदा आम आदमी को होता है, आपको होता है, मुझको होता है और जीडीपी का बढ़ना, कमाई का बढ़ना एक आम आदमी के लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत बेहतर बनाता है, जो कि न सिर्फ उस एक व्यक्ति बल्कि उसके साथ साथ देश की तरक्की में भी एक बड़ा योगदान देता है। और यही थी आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए।